हेलो स्टूडेंट्स, एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एफएलटी 3 के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉल्यूशन से। अब पहला सवाल हम लोग जो देख रहे हैं तो ये काफी अच्छा सवाल है। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे एक हेलो एल्केन दिया हुआ है और साथ में हम लोग को मिथॉक्साइड अलॉन्ग विथ मिथेनॉल दिया हुआ है। अब आप लोग को समझना है एल्कोक्साइड अलॉन्ग विथ एल्कोहल, ये चीज आपको E2 रिएक्शन बता रहा है। ठीक है, एल्कोहलिक केओस जैसे हम लोग बोलते हैं, ये एक सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट है जहां पे हम लोग इथॉक्साइड अलॉन्ग विथ एल्कोहल ले रहे हैं। तो चलिए पहले मॉलिक्यूल को हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर हम लोग मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से हमको दिखेगा। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया। और जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, E2 रिएक्शन करेगा, बीटा एलिमिनेशन। जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन हो जाएगा और सराउंडिंग कार्बन हमारे पास बीटा कार्बन हो जाएगा। बेसिकली बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा से हेलोजन निकलेगा, जिसको हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बुलाने वाले। बट ये केस आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी हेलोजन फ्लोरीन हो तो मेजर प्रोडक्ट जो रहता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट रहता है। देखिए यहां से हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट्स बना के देख लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे हमारे पास 2 बीटा हाइड्रोजन है तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी है। एक प्रोडक्ट हमारे पास बन सकता था ये वाला, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से आ सकता था। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ सकते थे। और जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन रहता है उसको सेडजेफ अल्कीन बोलते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। आप देख सकते हैं पहले वाले अल्कीन के अंदर हमारे पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए मेजर नहीं बोलेंगे, इसको सेडजेफ अल्कीन बोलेंगे। और दूसरे वाले में हमारे पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हमारे पास हॉफमैन अल्कीन बना है। बट देन द सेम थिंग, जैसा भी मैंने आपको कहा, अगर फ्लोरीन यूज किया जाए और दूसरे केसेस है जहां पे बल्कि न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाए, जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन बोल सकते हैं आप लोग, या आप डाई मिथाइल पिरिडीन बोल सकते हैं, ट्राई इथाइल अमाइन बोल सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े न्यूक्लियोफाइल जब यूज किया जाए तब जो एलिमिनेशन से प्रोडक्ट बनता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। इसलिए यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ये सेकंड वाला अल्कीन, लेस स्टेबल अल्कीन हमारा आंसर रहने वाला है। तो देखते हैं ऑप्शंस की तरफ, और हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल में हम लोग देखेंगे कौन सा है जो केवल SN1 एक्सक्लूसिवली बोल रहा है। एक्सक्लूसिवली बेसिकली का मतलब है मेनली SN1 कौन शो करेगा। अब वापस से अगर हम लोग SN1 की बात करेंगे, सो SN1 डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। यहां पे मैंने R+ से कार्बोकेटायन को डिनोट किया है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हम लोग को जज करना है ताकि हम लोग बता सके कौन सा बेस्ट SN1 करेगा। तो फर्स्ट वाले में देखेंगे इथाइल क्लोराइड। यहां पे अगर हम लोग कार्बोकेटायन बनेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप देख सकते हैं ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास में रहेंगे। सेकंड वाला देखेंगे तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का भी कार्बोकेटायन बनाया जा सकता है, और ये कार्बोकेटायन कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब वापस से इस कार्बोकेटायन में हम लोग देख सकते हैं हमारे पास इस बार 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तीसरा वाला अगर हम लोग देखेंगे बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल की बात कर रहा है, और बेंजाइल की बात कर रहा है तो इस ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप बोला जाता है। अब देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस माना जाता है, बिकॉज यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है। तो एक बेंजीन रिंग का रेजोनेंस लग रहा है, मतलब यहाँ पे 3 रेजोनेंस इफेक्ट लगने वाले हैं। तो ये वाला कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल रहने वाला है। और आखिरी वाले की बात कर रहा है जिसको क्लोरोबेंजीन बोल रहा है। क्लोरोबेंजीन मतलब क्लोरीन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है। और ये हम लोगों ने पढ़ा भी है कि हेलोबेंजीन जो है
वो SN रिएक्शंस, SN1 रिएक्शन की बात करें कि SN2 की बात करें, हेलो बेंजीन्स SN रिएक्शन नहीं करते। सो अगर हम लोग इन तीनों ऑप्शंस में से ABC में से अगर कंपेयर करें, सबसे स्टेबल ऑप्शन ऑप्शन सी होने वाला है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन सी होने वाला है, और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चले। IUPAC नेम पूछा जा रहा है यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का। अब देखिए IUPAC कुछ बहुत बेसिक रूल्स रहते हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग अल्कीनाइन बुलाते हैं। इसके अंदर एक अल्कीन भी है और अल्काइन भी है। जब भी हम लोग अल्कीनाइन की नेमिंग करते हैं तो नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास वाली पोजीशन पे है। ठीक है, इन केस डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशंस पे आ जाए अलग अलग एंड से, तो प्रायोरिटी दी जाती है डबल बॉन्ड को। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब साथ में मॉलिक्यूल में रहते हैं तो प्रायोरिटी उस एंड को दी जाती है जहां से कोई भी या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। अगर दोनों साइड से डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही हो तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाती है। और इस मॉलिक्यूल में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम लोग राइट वाले एंड को यूज करेंगे तो डबल बॉन्ड पहले आएगा और लेफ्ट वाले को यूज करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा। इसलिए इस बार हम लोग प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। अगर नंबरिंग करते हैं हम लोग सो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। और नंबरिंग हो जाएगी तो इसकी नेमिंग भी हम लोग कर सकते हैं। इसकी नेमिंग हम लोग बोल सकते हैं ब्यूट 1 इन 3 आई। ठीक है, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे अल्कीनाइन की नेमिंग में, मैं नाम ही इसका अल्कीनाइन बोल रहा हूं। ये मैटर नहीं करता आपने उसकी नंबरिंग कैसे की है। इन हमेशा पहले लिखा जाएगा, आइन हमेशा बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पे इन है और 3 पे आइन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आई। अब अगर हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे सो ऑप्शंस यहाँ पे थोड़े से चेंज किए गए हैं बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें 1 ब्यूटीन 3 आइन बोलने की कोशिश कर रहा है। दैट इज सेम एज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में हम लोग देखते हैं। एक कंपाउंड हमें दिया हुआ है और उसका IUPAC नेम पूछा गया है। अब देखिए पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी जाए, सिस और ट्रांस टर्मिनोलॉजी जनरली तब यूज की जाती है जब एटलीस्ट एक ग्रुप कॉमन हो। यहां हम लोग देख सकते हैं कोई ग्रुप कॉमन नहीं है। क्लोरीन और CH3 जुड़ा हुआ है एक जगह पे, आयोडीन और इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है दूसरी जगह पे, मतलब दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसमें कोई ग्रुप कॉमन नहीं है। तो टेक्निकली स्पीकिंग सिस और ट्रांस यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे EZ नोमेनक्लेचर यूज होना चाहिए। बट अगेन सवाल मुझे दिया हुआ है और मुझे उसके हिसाब से चलना है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो हम लोग एक्चुअली प्रायोरिटी असाइन करते हैं अलग अलग ग्रुप्स को। कान इनगोल्ड ट्रिलॉग ये जो नोटेशन रहता है इसके अकॉर्डिंग रूल रहता है, CIP रूल जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रायोरिटीज असाइन करते हैं ग्रुप्स को। तो अगर हम लोग ये दो ग्रुप्स को देखें तो क्लोरीन इज दी हेवियर एटम, क्लोरीन ज्यादा भारी है इसलिए इसको हम लोग 1 दे देंगे और इसको हम लोग 2 दे देंगे। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे वाले कार्बन पे देखें तो एक जगह पे आयोडीन है और दूसरी जगह पे इथाइल है। सो अगेन आयोडीन हेवी आइटम है इसलिए इसको 1 दे देंगे और दूसरे को 2 दे देंगे। ठीक है, अब जिसको मैंने 1 दिया है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो जब हेवियर ग्रुप्स सेम साइड पे होते हैं उसको हम लोग Z बोलते हैं। Z का मतलब होता है जुसामीन, जुसामीन का मतलब होता है टुगेदर। और Z जो रहता है इसको आप सिमिलर टू सिस इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड पे होते हैं तो इसको हम लोग E बोलते हैं। E का मतलब होता है एंटीजन। सो एंटीजन अपोजिट साइड होता है एंड इसको हम लोग ट्रांस की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने बात की थी एक्चुअल में यहाँ पे EZ नोमेनक्लेचर यूज होना चाहिए, EZ नोटेशन यूज होना चाहिए।
बट सवाल में इजेड नहीं यूज किया गया है, सिस ट्रांस यूज किया गया है, तो जेड को हम लोग सिस की तरह देखेंगे और ई को हम लोग ट्रांस की तरह देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको देख सकते हैं कि दो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स जो है वो ऑलरेडी अपोजिट साइड पे, मतलब ये मेरा ई वाला सिस्टम होने वाला है या ट्रांस वाला सिस्टम होने वाला है। बोलने का मतलब है ऑप्शन ए और सी तो पॉसिबल नहीं। अब हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं, तो देखिए डबल बॉन्डेड सिस्टम है और साथ में हेलोजन्स है, और जब भी हेलोजन और डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, हेलोजन्स को एज अ साइड चेन ट्रीट किया जाता है। सो अगर हम लोग नंबरिंग की बात करें, मेन चेन की नंबरिंग की बात करें, सो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग इस कार्बन से, बिकॉज डबल बॉन्ड पास में यहां से आ रहा है। सो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये इसकी हम लोगों ने नंबरिंग कर दी। तो अगर कंफ्यूजन हटाने के लिए इसको हम लोग अभी के लिए हटा देते हैं, जो हम लोगों ने EZ के लिए यूज किया था। ये लीजिए, EZ वाली चीजें हम लोग हटा देते हैं ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए कि हमारी नंबरिंग है मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं जो भी आंसर रहेगा, तो 2 पे क्लोरो आ रहा है, 3 पे आइडो आ रहा है, एंड ये सिस्टम ट्रांस वाला सिस्टम है। सो ऑप्शन बी जो है वो मुझे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो 2 पेंटीन, 5 कार्बन है इसलिए पेंटीन है, सो 2 पेंटीन। तो यहां पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल को देखेंगे। मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, एक ईथर दिया हुआ है और उसका क्लीवेज कर रहे हैं। चलिए इसको बड़ा सिंपल तरीके से बात करते हैं। ईथर का जब भी क्लीवेज किया जाए तो एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड मिलेगा। कौन सा हैलाइड मिलेगा वो डिपेंड करेगा कौन सा हेलोजन एसिड यूज किया हुआ है। यहाँ पे HI यूज किया हुआ है तो हम लोग को अल्कोहल और एक अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, अब इसके रूल्स बड़े सिंपल है। दो हिस्सों में से अगर कोई एक हिस्सा 3 डिग्री का होगा या बेंजाइल का होगा तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होती है। या अदर वर्ड्स में बोलूं तो दो हिस्सों में अगर कोई सा हिस्सा 3 डिग्री का या बेंजाइल का होगा तो हेलोजन उस पर जुड़ता है और दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली अल्कोहल बन जाता है। और अगर ऐसा केस नहीं होता है तो SN2 से रिएक्शन की जाती है, SN2 से डिसीजन होता है। जिसके ऊपर भी SN2 होगा वो हेलोजन को साथ में रखेगा और दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां पे हम लोग देखें तो ये CH3 ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, मैंने बात की। देखो यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये 1 डिग्री है, और अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये वाला 2 डिग्री है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है ये 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको 2 डिग्री कार्बन बुला रहा हूं और ये वाला 1 डिग्री कार्बन हम लोग बुला रहे हैं। सो 3 डिग्री भी नहीं और बेंजाइल भी नहीं है। बोलने का मतलब है हम लोग इसको SN1 की तरह तो नहीं सोच रहे, तो हम लोग इसको SN2 की तरह सोच रहे हैं। और SN2 हम लोगों ने कई बार पढ़ी हुई है, हम लोग को पता है SN2 जो रहता है उसका रेट देखा जाता है ऑन स्टेरिक फैक्टर्स। जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है उसमें SN2 ज्यादा अच्छी होती है। सो CH3 जो ग्रुप है ये वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप्स है SN2 रिएक्शन के लिए। इसलिए यहां पे अगर हम लोग इसका इंटरमीडिएट बना के देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा CH3O। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, CH3 यहां पे सबसे पहले हाइड्रोजन जुड़ गया होगा। ये हाइड्रोजन जो है ये HI से आया है और अब I- अटैक करेगा, तो आप देख सकते हैं ये वाला ग्रुप बहुत कम बल्कि है। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि रिएक्शन SN2 से होने वाली है, इसलिए I- जो है ये I- आके इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर चला जाएगा। एज अ रिजल्ट फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा CH3I, और आप बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल बोल सकते हैं इसको, दोनों एक ही बात हो जाएगी। इस तरह के मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। अब हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं, और ऑप्शंस में देखते हैं तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी जो है ये अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है हमको जहां पे हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट पता करना है। तो मैं देख सकता हूं सबसे पहले CH3I को Mg और ईथर से ट्रीट कर दिया। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड्स चैप्टर की, जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें पढ़ाई जाती है। सो चलिए रिएक्शन करके देखते हैं। CH3I लिया है और उसको हम लोग Mg और ड्राई ईथर,
ईथर बोला हुआ है, बेसिकली ड्राई ईथर है, Mg और ड्राई ईथर से ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे पास बन जाएगा CH3MgI। ठीक है, ये बेसिकली हमारा X है। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास में X आ चुका है। अच्छा, अब सेकंड में आप देखेंगे ड्राई आइस की बात कर रहे हैं। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, CO2 की बात कर रहा है। सो हम लोग CO2 से इसको रिएक्ट करा रहे हैं, और CO2 से हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, तो देखिए बड़ी फेमस रिएक्शन है ये रिएक्शन आप लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे। जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट से CH3 माइनस वाला पार्ट बनेगा, R माइनस, हम लोग को पता है ग्रिग्नाइट रिएजेंट बेसिकली R माइनस देगा, तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट से जो R माइनस वाला पार्ट बनेगा वो CO2 के ऊपर अटैक करेगा, और CO2 के ऊपर अटैक करने के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। ठीक है, अब ये हमारा जो बनेगा ये हमारा Y रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो कर रहा है ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, अगेन एक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस रिएक्शन का नाम है हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको आप अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पढ़ते हैं। तो आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, सो वन ऑफ द लास्ट रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप पढ़ेंगे वहां पे आप इसको पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ अल्फा हेलोजिनेशन हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हम लोगों ने रेड पी साथ में Cl2 लिया है या Br2, दोनों बेसिकली यूज किए जाते हैं, Cl2 भी यूज किया जाता है, Br2 भी यूज किया जाता है। सो ये अल्फा पोजीशन जो रहता है, यहां से हम लोग एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन ऐड करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। सो जब हम लोग Cl2 प्लस रेड पी यूज कर लेंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास HVZ रिएक्शन हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये बेसिकली रहने वाला है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। सो बेसिकली मैं बोलूंगा ये एक अच्छा सवाल है। इसने 3 चैप्टर्स को यूज किया हुआ है, 3 चैप्टर नहीं 2 चैप्टर को किया है। अल्काइल हैलाइड्स का कंसेप्ट यूज किया हुआ है, वहां से इसने जनरल मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक प्रिपरेशन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ब्रांच किया है, और फिर उसके बाद इसने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एक चीज उठाई है। सो बेसिकली इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब ऑप्शन देखने की बारी आई, तो ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। अगेन ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल में देखेंगे, और पूछा गया है कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक है। देखिए ये सवाल एक आसान सवाल मैं गिनूंगा। क्यों आसान सवाल में गिनूंगा? बिकॉज हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का जनरल ऑर्डर पढ़ चुके हैं, और एसिडिक स्ट्रेंथ के जनरल ऑर्डर में मैं एक चीज समझता हूं कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को प्लस आई माइनस आई इफेक्ट ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं फिनॉल एल्कोहल। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक फिनॉल दिखता है, देखिए ये मॉलिक्यूल फिनॉल नहीं है, ये बेंजाइल एल्कोहल है, ये एक एल्कोहल ही है। सो ये एक एल्कोहल हुआ। सेकंड वाला मैं देख सकता हूं ये फिनॉल है, बिकॉज डायरेक्टली OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। थर्ड वाला दोबारा से एल्कोहल होगा, और डी वाला अगेन ये वाला भी एल्कोहल होगा। सो मैं इसको एक नो ब्रेनर की तरह ट्रीट करता हूं, बहुत ही सिंपल सवाल है। 3 अल्कोहल और एक फिनॉल है, और हमें बताया कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ देखेंगे तो हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है बेंजाइल अल्कोहल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो बोल रहा है बेंजाइल अल्कोहल इज अ पोजीशन आइसोमर ऑफ पैराक्रेसोल। चलिए पहले इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं। बेंजाइल अल्कोहल बेसिक होता है पानी के अंदर। देखिए आप लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल्स एसिडिक नेचर होते हैं, और यहाँ पे बहुत सी बार बच्चों को डाउट भी आ जाता है कि अल्कोहल तो एसिड है। अरे भाई अल्कोहल एसिड है इन फ्रंट ऑफ सोडियम मैग्नीशियम, रिएक्टिव मेटल के सामने एक एसिड है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, केवल मिथेनॉल ही एक ऐसा अल्कोहल है जो पानी से ज्यादा एसिडिक है, बाकी अल्कोहल्स जो रहेंगे वो पानी से लेस एसिडिक है, मतलब पानी के अंदर ये बेस की तरह बिहेव करेंगे। और अगर पानी के अंदर ये बेस की तरह बिहेव करेंगे सो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करने वाले, इनफैक्ट ये रेड लिटमस को ब्लू करने वाले हैं। सो ये पहला स्टेटमेंट जो हम लोग को दिया हुआ है ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है।
बेंजाइल अल्कोहल ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता है, इनफैक्ट बेंजाइल अल्कोहल जो रहेगा वो रेड लिटमस को ब्लू करेगा। ठीक है, सेकंड बात अगर हम लोग करें, बेंजाइल अल्कोहल पोजीशन आइसोमर है पैराक्रिसॉल का। अब चलिए इसको हम लोग पहले स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। तो बेंजाइल अल्कोहल हमने बनाया, और दूसरे में हम लोग देख सकते हैं हम लोग पैराक्रिसॉल बना रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये हमारा एक पैराक्रिसॉल हो गया। और डेफिनेट सी बात है इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है मुझे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी आने वाला है, तो दोनों आइसोमर्स होंगे। बट साथ में ये बोल रहा है पोजीशन आइसोमर की बात कर रहा है, और अगर ये पोजीशन आइसोमर की बात कर रहा है तो आप याद रखेंगे एल्कोहल और फिनॉल्स ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, फंक्शनल आइसोमर है, बिकॉज दोनों की रिएक्शंस अलग है, दोनों के एसिडिक नेचर अलग है। फिनॉल एसिडिक होता है, पानी के अंदर फिनॉल एसिड की तरह बिहेव करेगा, पानी के अंदर अल्कोहल बेस की तरह बिहेव करेगा। यहीं पे आपका एक मेजर डिफरेंस आ गया। सो ऑब्वियसली ये आइसोमर्स तो है पर इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा अलग है, इसलिए ये फंक्शनल आइसोमर कहे जाएंगे, ये पोजीशन आइसोमर नहीं कहे जाएंगे। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है, इसलिए असर्शन और रीजन दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी जो रहने वाला है ये करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से कौन सा मेटल है जिसका आधा मोल डिपॉजिट होगा जब 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाएगी। देखिए बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसमें बहुत से बार बच्चे उलझ जाते हैं, फैराडेज लॉ लगा के पूरा पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस चीज को समझे। अगर किसी मेटल डिपॉजिट करना, ठीक है, पहले ये चीज समझिए कि लिबरेट करना मतलब मेटल को डिपॉजिट करना, ठीक है। मेटल को डिपॉजिट करना मतलब मेटल को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना। यहां पर आप देख सकते हैं गोल्ड के ऊपर +3 चार्ज है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन लेके एलिमेंटल फॉर्म में चले जाएगा। आप आयरन की बात करें, आयरन के ऊपर भी +3 चार्ज है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो ये एलिमेंटल फॉर्म में आयरन में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। कॉपर की बात की जाए, यहाँ पे +2 चार्ज है, +2 चार्ज है, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके एलिमेंटल फॉर्म में चले जाएगा। और फाइनली सोडियम की बात करें, इस पर +1 चार्ज है, +1 चार्ज है, तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और ये एलिमेंटल फॉर्म में वापस से चले जाएगा। ठीक है, ये 4 केसेस हम लोगों ने बना लिए। अब इस बात को समझे आप, जब 3 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाएगी तब AuCl3 से मैं गोल्ड ला सकूंगा। पर अभी अगर मैं 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं तो मैं गोल्ड का 1/3 मोल लाऊंगा। आयरन का भी बिल्कुल सेम फंडा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं 3 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करता हूं तो मैं Fe+3 को Fe में कन्वर्ट कर दूंगा। पर अगर मैं 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा तो मैं केवल इसका 1/3 मोल बना पाऊंगा। कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर के अंदर अगर मैं 2 फैराड यूज करता हूं तो कॉपर का 1 मोल लेके आऊंगा। बट अगर मैं 1 फैराड यूज कर रहा हूं तो कॉपर का 1/2 मोल, आधा मोल बना के लाऊंगा। और सोडियम के अंदर हम लोग देख सकते हैं n की वैल्यू 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो 1 फैराड से सोडियम का 1 मोल आएगा। ठीक है, अब हम लोग सवाल को दोबारा से देख सकते हैं। यहां से पूछ रहा है कि कौन सा मेटल है जिसका आधा मोल लिबरेट होगा यूजिंग 1 फैराड। तो जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, कॉपर के लिए n की वैल्यू 2 आ रही है, तो अगर 1 फैराड यूज किया जाए तो कॉपर का 1/2 मोल लिबरेट होगा, और यही हमारा सही आंसर रहने वाला है। सो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है। यहां से पूछा जा रहा है कि आयरन को करोजन से बचाने के लिए किस मेटल का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, किस धातु का इस्तेमाल किया जाए, किसकी प्लेटिंग की जाए, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं ना, किसी मेटल को दूसरे मेटल से ढक देना, उसकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निकेल, टिन, कॉपर, जिंक। पहले तो हम लोग सब इस चीज को समझते हैं कि सबसे कॉमन इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो जिंक की होती है। इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो डी जो रहेगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
और इसको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट यूज करके। तो देखिए, आप ई नॉट वैल्यूज के टर्म में समझिए, ई नॉट वैल्यूज भी नहीं, आप रिएक्टिविटी के टर्म में समझिए। जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। टिन की बात करूं, कॉपर की बात करूं या निकेल की बात करूं, ठीक है, ये तीनों मेटल्स जो रहेंगे ये आयरन से लेस रिएक्टिव है। अगर आपने शुरू के तीनों मेटल की प्लेटिंग की गई है आयरन के ऊपर, आपने उसकी प्लेटिंग आयरन के ऊपर कर दी और मान लीजिए किसी कारणवश वो प्लेटिंग ब्रेक हो जाती है, हो ही सकती है, ऑब्वियसली बात है, किसी चीज की टक्कर लग सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो उसकी एक परत निकल सकती है। जब बारिश होगी तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन रिएक्ट करने लग जाएगा और मेटल बचा रह जाएगा। बोलने का मतलब है अंदर जो लोहा एक्सपोज हो जाएगा वो पूरा का पूरा सड़ जाएगा, उसको करोजन हो जाएगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव हुआ। अब आया अपन जिंक के केस पे, तो आप ये चीज समझो, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है। मान लीजिए अगर हमारी कहीं से इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्रेक भी हो जाती है तो जिंक अभी भी ज्यादा रिएक्टिव है। अगर बारिश हुई, पानी आया है, कोई भी एसिड वगैरह आया, तो पहले रिएक्शन करने की टेंडेंसी आयरन की नहीं रहेगी, पहले रिएक्शन टेंडेंसी किसकी रहेगी, जिंक की रहेगी। एंड बिकॉज जिंक की ज्यादा टेंडेंसी रहेगी तो इस बार जिंक पहले रिएक्शन करेगा और अंदर के लोहे को बचा के रखेगा, राइट। सो आयरन के ऊपर जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इन केस वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर ब्रेक भी हो जाती है तो जिंक की रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, और इस केस में हम लोग करोजन को ज्यादा इफेक्टिवली बचा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, और ये बड़ा ही सिंपल एक सवाल है जो मेरे हिसाब से हर बच्चे से होना चाहिए था। सो एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और हमें इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पूछे हुए, CN CH डबल बॉन्ड CH CN। तो इसको अच्छे से बना लेते हैं हम लोग। ये लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख ही सकते हैं यहां से कितने पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो जो पहले बॉन्ड्स बनते हैं वो सिग्मा होते हैं, और उसके अलावा जो भी बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड बनते हैं। तो हम लोग पाई बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं। यहां से हमें 2 पाई बॉन्ड मिल जाएंगे, यहां से हमें 1 पाई बॉन्ड मिल जाएगा, और यहां से दोबारा हमें 2 पाई बॉन्ड मिल जाएंगे। तो टोटल पाई बॉन्ड्स की बात करेंगे, टोटल हमारे पास 5 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, और यही हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। सो ऑप्शन ए जो रहे वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, CH3NH2 को क्लोरोफॉर्म से ट्रीट किया गया है KOH की प्रेजेंस में। बोलने का मतलब है हम लोगों ने प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट किया है बेसिक कंडीशंस में, और ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन 1 डिग्री अमाइंस करते हैं, जिससे एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। और इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट से भी बुलाते हैं। बेसिकली ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे CH3NH2, इस रिएक्शन को हम लोग प्रॉपरली लिख लेते हैं। CH3NH2 है, साथ में क्लोरोफॉर्म लिया गया है, KOH की प्रेजेंस में लिया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा CH3NC, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, यही फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। साथ में हमारे पास बन जाएगा KCl। अब बैलेंस रिएक्शन चाहिए, बेसिकली हम लोग को बैलेंस चाहिए, तो हम लोग देख सकते हैं 3 पोटेशियम है और 3 क्लोरीन भी है। तो CHCl3 में 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 पोटेशियम है, तो 3 KCl बन जाएगा, और साथ में जो बचेगा वो हमारा H2O बन जाएगा। सो ये H2O रहा, ठीक है। सो हम बेसिकली इन दोनों चीजों को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, X और Y। तो हम लोग देख सकते हैं X और Y क्या हो जाएगा हमारे पास में, X और Y ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जहां पे मैं देख सकता हूं इसके अंदर अमाइड ग्रुप है, 2 अमाइड ग्रुप है, और अमाइड ग्रुप को आपने ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया है बेसिक मीडियम में। इसको रिएक्शन को मैं बोलता हूं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अगेन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में आप देखोगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। एंड याद रखें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अमाइंस बना सकते हैं, तो एक बहुत अच्छी रिएक्शन होती है। तो चलिए इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करके देखते हैं। सो ये मॉलिक्यूल मैं बना सकता हूं NH2C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH2,
CH2, फिर C डबल बॉन्ड O NH2, और इसको हम लोगों ने Br2 और OH माइनस से ट्रीट कर दिया। सो बेसिकली हॉफमैन ब्रोमोमाइड को हम लोग किस तरह से देखते हैं, बीच का CO ग्रुप हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। वो CO ग्रुप बेसिकली CO2 बन के बाहर चले जाता है, एक कॉम्प्लेक्स सा मैकेनिज्म होता है, रीअरेंजमेंट होता है, जैसा भी होता है बेसिकली ये ग्रुप को हम लोग हटा सकते हैं और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। सो CO ग्रुप यहां से और CO ग्रुप यहां से, अगर इसको हम लोग यहां से हटा दें तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट बन जाएगा NH2 CH2 CH2 NH2, और यही आंसर रहने वाला है मेरा फाइनल आंसर। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हमारा यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, देख सकते हैं NH2 CH2 CH2 को CH2 होल ट्वाइस लिख दिया है उसने और NH2, सो ऑप्शन डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये कहता है कि जो पहला मॉलिक्यूल ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है वेयर दूसरा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। बेसिकली ये मॉलिक्यूल जो रहता है इसको हम लोग सल्फेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, सल्फेनिक एसिड बोलते हैं। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो सल्फोनिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक ग्रुप्स रहता है, तो ये H+ लूज करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखता है, और NH2 जो रहता है वो एक बेस रहता है, तो ये H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो रहता है ये ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है इस मॉलिक्यूल की, जैसे मैंने बात की, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेनिक एसिड। तो सल्फेनिलिक एसिड बेसिकली इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। सो सल्फेनिलिक एसिड जब ज्विटर आयन बनता है ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। एक्चुअली COH ग्रुप इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता है कि ये इसको ज्विटर आयन में कन्वर्ट कर सके। बेसिकली ये एक एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अमाइंस के अंदर COH और NH2 ग्रुप मिलके ज्विटर आयन प्रोड्यूस करते भी हैं, पर यहाँ पे क्योंकि ये एक एरोमेटिक सिस्टम है, COH ग्रुप जो है इसका पोलराइजेशन थोड़ा कम हो चुका है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस फ्रॉम बेंजीन रिंग, तो इतना इफेक्टिवली ये ज्विटर आयन नहीं बना रहा। अदरवाइज अगर आप लोग सोचे कि अमाइंस में तो ज्विटर आयन बनाता है, अमाइनो एसिड्स में तो ज्विटर आयन बनाता है, यस अमाइनो एसिड में जनरली ज्विटर आयन बनते हैं और COH और NH2 की कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, पर स्पेसिफिकली अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे बेंजीन और C डबल बॉन्ड O के बीच में रेजोनेंस हो रहा होगा, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम होने के कारण ये इतना इफेक्टिवली ज्विटर आयन नहीं बनाता। तो असर्शन मैं बोलूंगा इज इट ट्रू। अब दूसरी बात बोल रहे हैं कि COH ग्रुप बीइंग मोर एसिडिक देन SO3H ग्रुप, बिल्कुल गलत बात। इसी से एक्चुअली मैंने जस्टिफाई किया है कि SO3H ग्रुप काफी एसिडिक होता है तो आसानी से H+ लूज कर देता है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी जगह अगर हम लोग देखें तो COH ग्रुप इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता कि ये प्रोसेस इस केस में कर सके। सो रीजन जो है, असर्शन तो हमारा ट्रू है बट रीजन जो है वो कंप्लीटली रॉन्ग है, इसलिए हम लोग को यहां से आंसर मिल जाएगा कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल में देखेंगे, और अगले सवाल की बात करें तो ये अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबको करना चाहिए था, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ये बेसिकली बात किसकी कर रहा है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है ना, ये भी हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन की बात कर रहा है। 1s2 2s2 2p4, चलिए इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया जाए। ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p4। ठीक है, मैंने हंस रूल यूज करके इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग किया है और यहां से आपको दिख जाएगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो करेक्ट रहने वाला है वो ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है। तो अब तक हमने 15 क्वेश्चन का केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन देखा। आगे के 66 क्वेश्चन से मैं आपको 80 क्वेश्चन तक के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 66 है ये हमारा
एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया क्वेश्चन है, जहां पर हमारा क्वेश्चन जो है बोहर सिद्धांत के अनुसार निम्न में से हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा संक्रमण न्यूनतम ऊर्जा युक्त फोटॉन उत्सर्जित करता है। मतलब यहाँ पर लीस्ट एनर्जी हमें किस फोटोन से इमिट कर दी जाएगी वो हमें निकालना है। तो इसका सिंपल सा तो कंसेप्ट ये है कि हमारा जो एनर्जी डिफरेंस जितना छोटा होगा वहां से वेवलेंथ उतनी बड़ी मिलेगी, और जहां पर हमारे पास एनर्जी गैप ज्यादा बड़ा होगा वहां की वेवलेंथ छोटी होगी। बट यहां पर हमारा इन चेंज के लिए न्यूनतम ऊर्जा हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि -13.6 इंटू क्या होता है हमारा Z² अपॉन n², और ये एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक, अब मैं हाइड्रोजन एटम के लिए अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो मेरे पास सेल है इसके लिए अगर एनर्जी लिखूं तो फर्स्ट के लिए -30.6, सेकेंड के लिए -3.4, थर्ड के लिए -1.51 और फोर्थ के लिए माइनस हमारे पास 0.84 और हमारा फिफ्थ के लिए -0.54 और सिक्स्थ के लिए -3.8। अब हम क्या इसका जो भी एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा ई EF माइनस EI से निकाल लेते हैं। फाइनली जिस हमारी सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा उसकी एनर्जी और इनिशियल जहां से वो निकला था। ठीक, तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं 5 to 3 के लिए जा रहा हूं, 5 to किसके लिए जा रहा हूं, 3 के लिए, तो इनके लिए जो मुझे एनर्जी डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा -0.97। ठीक है, यहां पर फिर हम बात करें बी ऑप्शन के लिए, तो मैं 6 to कहां चला हूं, 1 में, तो यहां पर अगर हम एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास लगभग 12th यहां पर 12 क्या हमारे पास 12 का यहां पर वैल्यू आएगा। अब हम बात करें 5 to 4 के लिए, तो 5 to 4 के लिए जब हम यहां से एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पर 5 to 4 के लिए हमारे पास अराउंड आप देखोगे तो यहां पर पॉइंट जो है 36 हमारा जो माइनस में एनर्जी का क्या होगा, उत्सर्जन। बट अगर मैं सबसे कम एनर्जी की बात करूं तो सबसे कम एनर्जी क्या मुझे इन दोनों के बीच में मिलेगी, जो कि मेरे पास यहां पर अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो -0.16 आएगा। ठीक, तो सबसे कम एनर्जी हमें फोटॉन से कब मिलेगी, जबकि वो 6 to कहां जा रहा हो, 5 के लिए, तो यहां पर एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी। आप इस एनर्जी के लिए आप एनर्जी डिफरेंस निकाल लो और इस एनर्जी डिफरेंस से आपको न्यूनतम मैक्सिमम दोनों प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे लिए डी करेक्ट होता है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म त्रिविम्ब समावयवता दर्शाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो स्टीरियो आइसोमरिज्म दो तरह का है, एक विन्यासी और एक संरूपण। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशनल। अब कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर भी दो तरह का आता है, ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल, प्रकाशिक और ज्यामिति। तो हमारे पास जिस ऑप्शन के लिए इस तरह का कोई क्या होगा, पेयर होगा, युग्म होगा, वह हमारा आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं यहां पर, तो बंधक समावयवता और ज्यामिति, तो बंधक ये वाला हमारा ऐसा कोई यहां पर समावयवता नहीं है। तो देखें, श्रृंखला समावयवता और घूर्णीय समावयवता, ऑप्टिकल और चेन की बात चल रही है, ये भी हमारा स्ट्रक्चरल है। ठीक, बंधक मतलब जहां बंध का चेंज मिले हमें, प्रकाशिक और ज्यामिति ये वो पेयर है जो त्रिविम्ब समावयवता देता है। संरचनात्मक और ज्यामिति यहाँ पर दो अलग अलग तरह की समावयवता हो गई जो कि त्रिविम्ब के लिए नहीं होती। तो त्रिविम्ब समावयवता के लिए सही पेयर क्या हो जाएगा, सी, प्रकाशिक और ज्यामिति। अगला क्वेश्चन देखें,
अगला क्वेश्चन हमारे पास, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग इज, हमको इसके लिए सही विन्यास देखना है। तो इसका हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो पीसीसी है क्या वो वर्टिकल पर आना चाहिए। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बन है क्या ये हॉरिजॉन्टल है, तो सबसे पहले इसको वर्टिकल पर ले आए। वर्टिकल पर कैसे लाया जाता है, जिससे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज ना आए और हम इस चेंज को करा भी दें। तो हम यहां पर एक कार्बन को फिक्स कर सबको या तो क्लॉकवाइज से रोटेट करा दे या एंटी क्लॉकवाइज से, ऐसा कर हमारे रोटेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग यहां पर इसका जो सेकेंड कार्बन के 3 ग्रुप हैं उनको एक को कांस्टेंट रख बाकी को क्लॉकवाइज अरेंज कर देते हैं। तो हमारा जो है पीसीसी वर्टिकल हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो यहां पर आ गया मेरे पास CH3, यहां पर H आ गया और यहां पर OH। अब हमारा पीसीसी क्या जो है वर्टिकल पर आ गया है। अब हम इसको यहां से अगर चाहें तो नंबर दे दे 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब हमारे यहां पर 2 और 3 कायरल कार्बन है, इस पर हम क्या कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने का CIP रूल से प्रायोरिटी सेट कर दो और फिर उसका रोटेशन चेक कर लो। तो यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। हम 1 2 गए और 2 से कहां गए 3, मतलब हमारा यहां पर 2 के लिए रोटेशन कैसा चल रहा है, यहां पर क्लॉकवाइज, मतलब 2 को R बोलेंगे। बट यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर आपका न्यूनतम प्राथमिकता ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी, जिसके लिए हमारे पास वरीयता सबसे कम हो, अगर वो किस लाइन पर आ जाए, हमारा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, क्षैतिज लाइन पर, तो हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर 2R का क्या हो जाएगा 2S। ये हमारा एक गोल्डन रूल है, इसको अच्छे से याद रखना। फिर हम थर्ड के लिए रोटेशन चेक करें तो इसको 1 बोलेंगे, ऊपर वाला कार्बन हो जाएगा 2, यहां 3, यहां 4। तो 1 से हम 2 पर, 2 से 3 पर कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, मतलब 3 के लिए भी क्या है R। अब हमको चेक करना है क्या हमारा यहां पर भी ये जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है या निम्नतम हमारा जो CIP रूल से हमारा समूह है, क्या वो हमारा किस पर आ रहा है, क्षैतिज पर, हमारा हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है। इसलिए यहां पर भी R से चेंज होकर क्या हो जाएगा S, मतलब हमारा सही कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए S और 3 के लिए S होता है, मतलब इसका करेक्ट आंसर A होने वाला है। ठीक, तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखें कि पीसीसी हमारा कहां आना चाहिए, वर्टिकल पर आना चाहिए। अब वर्टिकल पर पीसीसी लाकर हमें नंबरिंग कर कायरल कार्बन पर विन्यास चेक करना है। उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कहीं हमारा निम्नतम प्राथमिकता समूह हमारा क्षैतिज पर या हॉरिजॉन्टल पर तो नहीं है। अगर है तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आप उसका चेंज करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज का जलपघटन कहलाता है। तो भाई सुक्रोज हमारा एक डाइसेकेराइड है जिसका हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। ठीक, और सुक्रोज का जब हम जलपघटन कराते हैं एसिडिक मीडियम के साथ, किसके साथ, एसिडिक मीडियम के साथ और इन्वर्टेज एंजाइम लेकर, तो हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड बनती है। एक तो होता है ग्लूकोज, ठीक, ये हो गया हमारा ग्लूकोज, और एक होता है हमारे पास फ्रक्टोज। तो ये 2 मोनोसेक्राइड क्या हमारे सुक्रोज के जलपघटन पर बने हमारे मोनोसेक्राइड है। अब हम बात करें तो सुक्रोज का जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति घूर्णन होता है वो +66.5 डिग्री का, अर्थात ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या पीपीएल को रोटेट कराता है। ठीक, परंतु जब मैं इसका जलपघटन करता हूं तो इसके 2 मोनोसेक्राइड बनते हैं, जिसमें अगर मैं ग्लूकोज के रोटेशन की बात करूं तो +52 डिग्री से क्या क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, और अगर फ्रक्टोज की बात करूं तो -92 डिग्री से क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। अब हम इन दोनों का क्या सममूलर मिश्रण यहां देखते हैं, तो इसका नेट रोटेशन निकाले तो इसका नेट रोटेशन आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। यहां पर इनका जो नेट रोटेशन है अगर हम निकालते हैं तो वो कितना आता है, -20 डिग्री का। ठीक, तो यहां पर सुक्रोज का
प्रारंभिक जो घूर्णन था वो क्लॉकवाइज था, बट इसका जलपघटन कर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इस तरह से शर्करा के घूर्णन में जलपघटन कर परिवर्तन की घटना को हम शर्करा का प्रतिपन्न बुलाते हैं, इन्वर्जन बुलाते हैं। ठीक, तो सुक्रोज का जलपघटन हमारे लिए क्या कहलाता है? इन्वर्जन। कारण हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, स्टार्च निम्न की उपस्थिति में डाइसेक्राइड में बदलता है। स्टार्च इज चेंज इनटू डाइसेक्राइड इन प्रेजेंस ऑफ। तो हमारा स्टार्च जो है डाइस्टेज अमाइलेज जैसे एंजाइम की प्रेजेंस में अपने आप को जलपघटित कर सरल कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमको सीधा ही दिख रहा है, अमाइलेज। बाकी जो हमारा माल्टेज है, माल्टोज को 2 ग्लूकोज में ले जाता है। लेक्टेज जो है लेक्टोज एक डाइसेक्राइड को क्या ग्लूकोज गैलेक्टोज में बदलता है। और जाइमेज जो है ग्लूकोज को एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। ठीक है, अगला हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आपको कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिए हैं, रंगहीन प्रजाति आपको देखना है। तो आपको करना क्या है भाई, सेंट्रल मेटल एटम पर चेक करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलरफुल है, नहीं अर्थात D0 D10 वाला है तो ये क्या हो जाएगा, रंगहीन। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या सेंट्रल मेटल एटम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बना लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम Ti का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो Ti आता है +4। ठीक, सेकंड हमारे पास है CO F6, यहाँ पर 3-, तो यहाँ पर CO का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है +3। हमारे पास अगला है Cu2 Cl2, इसमें Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है प्लस, और निकल Cl4 2-, तो यहाँ निकल का आता है 2+। अब हम क्यों ना इनका जल्दी से यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बना ले। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने देगा तो आर्गन होगा 18, इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 22 थे 4 चले गए, मतलब यहाँ पर D के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 0। अब कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट के अंदर 27 इलेक्ट्रॉन थे, अब इससे 3 चले गए, मतलब 4s से 2 और D से 1, तो इसके D के अंदर कितना बचने वाला है, 6 बचने वाला है। यहाँ पर कॉपर प्लस के पास क्या 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 4s1 और D में 10, तो यहाँ से 4s का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो D में कितना हो गया, 10। निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन 2 चले गया, तो यहाँ पर इसके D के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ठीक, तो यहाँ पर तो कोई हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये रंगहीन हो गया। और अगर D6 की बात करूं तो यहाँ पर अगर हम D6 का स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर हमारे पास 4-4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम 8 का बनाएं तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, रंगीन। और हमारा Cu2 Cl2 TiF6 2- वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, रंगहीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, D। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, संकुल दिए हैं जिनमें हमको समावयवता का टाइप देखना है। तो आप देखेंगे अगर लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है, कोबाल्ट के साथ पहले क्या अमोनिया लिगेंड था, क्रोमियम के साथ क्या हमारा साइनाइड लिगेंड था, बट हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमियम के साथ अमोनिया दिख रहा है और यहाँ कोबाल्ट के साथ साइनाइड, मतलब लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है। और लिगेंड का एक्सचेंज जिस समावयवता के अंदर होता है उसे हम उपसंयोजन समावयवता या हमें इसे क्या कोऑर्डिनेशन समावयवता कहना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, उपसंयोजन समावयवता। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इन। तो भाई साहब आपको एक एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कहां बेहतर होगी अगर ये देखना है तो आपको जहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप के लिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिलेगा, क्या उस कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक अच्छा होगा। तो एल्डिहाइड कीटोन में तो हमारा एल्डिहाइड जीत जाता है, बट अगर एल्डिहाइड की बात करें तो फिर वहां आपको प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट देखना है। तो यहां पर हम देखें तो इसके लिए प्लस आई इफेक्ट
बात करें और इसके प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है मतलब इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो इस एल्डिहाइड के कंपेयर में क्या बनेगा, कम बनेगा। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा, इसलिए इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल की अटैक जो है सबसे आसानी से होगी। और कीटोन तो इनसे ऑलरेडी लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए हमने उनकी बात ही नहीं की है। तो इस रिएक्शन के लिए करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अगला हम क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है प्राथमिक अल्कोहल को हम एल्डिहाइड में परिवर्तित करने के लिए कौन सा अभिकर्मक सर्वाधिक उपयुक्त करते हैं। तो भाई साहब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है हम दो तरह के ऑक्सीकारक लेकर कराते हैं। एक तो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दुर्बल ऑक्सीकारक, प्रबल, इसमें हम लोगों ने पीसीसी, पीडीसी और कोलिन्स के नाम लिखे हैं। इनकी उपस्थिति में हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिसमें 3 डिग्री के साथ कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री का होता है। 1 डिग्री हमारा ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनता है और 2 डिग्री ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनता है। अब स्ट्रॉन्ग में हमने क्या क्या लिया था बच्चों, KMnO4 एसिडिक मीडियम लिया था, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम लिया था। यहां पर हमने क्या कुछ और भी लिया था, जैसे हम नाइट्रिक एसिड की बात कर लें, और यहां पर हम क्या एक तरह का जॉन्स रिएजेंट भी लेते हैं जो एसीटोन प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होता है। तो इनकी प्रेजेंस में प्राथमिक अल्कोहल एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, सेकेंडरी यहां भी कीटोन में ही होता है, और जनरली टर्सरी का माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों से हमें ऑक्सीडेशन नहीं मिलता। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें अल्कोहल को कहां ले जाना, एल्डिहाइड, मतलब ये काम किसका होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा, जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ तो स्ट्रॉन्ग है, यहां भी स्ट्रॉन्ग है, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब सी हमारे लिए एकदम करेक्ट ऑप्शन है, जहां माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिले हैं जो हमारे प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है यहां पर नॉर्मलता पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 6.3 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हमें ग्राम बताना है, जिसके लिए नॉर्मेलिटी और हमारे पास इसमें वॉल्यूम हमको बताना है, और जिसके लिए हमारे पास ग्राम दिए हैं, नॉर्मेलिटी दी है, और हम इस HNO3 का यहां से क्या जो है भार भी हम बता सकते हैं कि 63 ग्राम है, तो हम इसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो आइए देखें इसको। यहां पर हम लोग नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि क्या है, WB/EB इंटू होता है 1000 अपॉन क्या होता है, VmL। क्लियर। अब हमारे पास नॉर्मेलिटी की वैल्यू 0.1 है, पुट कर देते हैं, ग्राम 6.3 है। अगर HNO3 का मैं मोलर मास निकालूं तो इसका मोलर मास हो जाएगा 63, इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना है, 1, तो 63 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 1000 अपॉन बोल VmL। अब VmL को इधर ले आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6.3 अपॉन 63 इंटू बोलो 1000 और यहाँ पर 0.1। ठीक है, अब आप इंटू कर लो तो यहां से आप दशमलव हटाओगे, यहां से भी हटा दो, तो 63 से 63 1 बार में, मतलब हमारे पास कितना ml आया है, 1000 ml, जिसका अगर मैं लीटर बोलूं तो कितना लीटर, 1 लीटर। ठीक, तो हमारे पास यहाँ जो वॉल्यूम बनने वाला है वो कितना है, 1 लीटर हमारा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मेलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें हमको वॉल्यूम बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वहां पर है 3NH2SO4 के 10 ml तथा 1NaCl का 20 ml विलयन है, 100 ml 0.1 NaOH विलयन मिलाया जाता है तो मिश्रण है। तो हमारे पास पहले तो 2 एसिड और एक बेस दिया है, तो हम दोनों एसिड को मिक्स कर इनके मिश्रण का फाइनली नॉर्मेलिटी आयतन निकाल लेते हैं। फिर इसके साथ हम लोग क्या बेस को रखकर क्या दोनों के कंसंट्रेशन को कंपेयर करा लेंगे N1V1 बराबर N2V2 से, जिसका मिली तुल्यांक ज्यादा होगा वैसा हमारा मिश्रण का नेचर होगा।
तो आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने नॉर्मेलिटी दोनों एसिड के लिए N1V1 प्लस N2V2, ये दोनों अभी हमारा एसिड है इसलिए हमने प्लस कराया, V1 प्लस V2। तो यहाँ पर हमारे पास H2SO4 की नॉर्मेलिटी 3N इंटू 10 ml, यहाँ पर 1N इंटू 20 ml, टोटल वॉल्यूम हो गया 50। अगर मैं इसको निकालूं तो यहाँ पर कितना हो रहा है हमारे पास, चेक करें तो 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पर 50/50 1 आ गया हमारे पास मिक्सचर की नॉर्मेलिटी। अब हमारे पास एसिड Na, Va और इधर क्या हो गया Nb, Vb, दोनों को कंपेयर करा ले तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी 1 आई है मिक्सचर की और वॉल्यूम है 50। यहाँ पर हमारे पास जो है नॉर्मेलिटी 0.5 है और वॉल्यूम कितना है भाई साहब 100। तो यहाँ पर 50 इसका इंटू कराएंगे, 50 दोनों के लिए वॉल्यूम का इंटू नॉर्मेलिटी से कर, जो मिली तुल्यांक आया वो कैसे इक्वल, और दोनों का मिली तुल्यांक इक्वल है, इसका मतलब है कि हमारा जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा बनेगा, उदासीन न्यूट्रल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक गैस का वाष्प घनत्व 11.2 दिया है, एसटीपी पर इस गैस के 2.4 ग्राम द्वारा ग्रहण किया गया आयतन। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब जानते हैं मोल बराबर क्या होता है हमारा भार बटे क्या हमारा अणुभार होगा, और यहां पर मोल बराबर ही क्या होता है एनटीपी एसटीपी पर आयतन अपॉन क्या होता है यहां पर आयतन अपॉन 22.4 हमारा क्या होता है लीटर। ठीक है, अब हम यहां पर इस इक्वेशन से वैल्यू डालकर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास गैस का घनत्व दिया है, तो इस घनत्व को क्या वाष्प घनत्व को अणुभार में लाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वाष्प घनत्व इंटू 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे 11.2 इंटू 2 करेंगे तो 22.4 हमारे पास क्या इसका मोलर मास आ गया, और इसका ग्राम कितना है 2.4। तो यहां पर हम लोग क्या अब इसको कंपेयर करा के निकाल लें, तो यहां पर हमने क्या किया 2.4 क्या लिया ग्राम, और यहां पर हमने 22.4 ग्राम बराबर यहां पर आयतन के लिए हम क्या वी लीटर कर देते हैं, यहां पर 22/4 लीटर, ग्राम से ग्राम कट गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो तो ये हो गया 22.4 लीटर इंटू बोलो 2.4, हमारे पास नीचे भी कितना है 22.4 और ये हो गया वी लीटर, इसको इससे काट दो तो हमारे पास जो वॉल्यूम निकल कर आता है वो कितना आता है 2.4 लीटर। ठीक, तो जब भी हमारे पास क्या अणुभार ग्राम से किसी भी गैस के लिए आयतन बताना हो तो आप मोल के लिए हमने जो फॉर्मूले बनाए उनको इक्वल रखकर किसी भी एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी को ज्ञात कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2.4 लीटर। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला सिंपल सा क्वेश्चन है 4.25 ग्राम NH3 में अणुओं की संख्या होगी। तो दिए गए ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लो, तो 4.25 ग्राम अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 17, इसको आप काटोगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा 0.25 और 0.25 को आप इंटू करा लो किससे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो जब आप इसका इंटू कराओगे तो आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर 1.505 इंटू 10 की पावर 23, ये आपका इंटू के बाद का आंसर है। ठीक है, तो सिंपली ग्राम से मोल और मोल का एवोगेड्रो संख्या से इंटू कर क्या अणुओं की संख्या प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होने वाला है ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन जो है एल्कीन बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो भाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हम ऐसे यौगिकों से क्रिया कराते हैं जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन हो, क्या हो सक्रिय हाइड्रोजन, और सक्रिय हाइड्रोजन बनने के लिए यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऐसा कोई कार्बन जिस पर त्रिबंध हो। ठीक, ऐसे
हमारे तत्वों से लगा हाइड्रोजन या इस तरह के हमारे यौगिकों के लिए जो हाइड्रोजन है, क्या वो सक्रिय हाइड्रोजन है? हमारा हाइड्रोजन जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या त्रिबंधित कार्बन के साथ जुड़कर आएगा तो वह सक्रिय हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक, ऐसे सक्रिय हाइड्रोजन को अल्काइल के आर से हम रिएक्ट कर क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्केन बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारे पास दिए गए ऑप्शन में सक्रिय हाइड्रोजन कहां कहां है। तो अगर मैं एल्कोहल की बात करता हूं तो यहां पर सक्रिय हाइड्रोजन है। मेरे पास प्राइमरी एमीन की बात करूं तो प्राइमरी एमीन के लिए भी हाइड्रोजन सक्रिय है। अल्काइंस की बात करूं तो अल्काइंस में भी सक्रिय हाइड्रोजन है। मतलब मेरे पास यहाँ दिए गए तीनों कंपाउंड के अंदर सक्रिय हाइड्रोजन है। तो इसका मेरे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। तो अगला क्वेश्चन देखूं तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, एक एल्केन दिया गया है जिसको हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड HCl 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करा रहे हैं तो उत्पाद बनेगा। तो सिंपली जब भी एल्यूमिनियम क्लोराइड आएगा तो हमारे जो एल्केन है वो साखित एल्केन में बदल जाते हैं। मतलब अगर वो स्ट्रेट चेन है तो उसके अंदर शाखा आ जाएगी, अगर वो साखित है तो और अधिक साखित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप कार्बन गिनकर चेक कर लो कि कहां पर इसकी और शाखा बढ़ चुकी है। तो यह हमारे पास 5 कार्बन का एक शाखित एल्केन है जिसमें एक शाखा लगी हुई है। अब इसको जब हम इस यहां पर उत्प्रेरक इतने ताप पर लेंगे तो इसकी और शाखाएं बढ़ जाएगी, जो कि आप देख पा रहे हो 6 कार्बन में 2 शाखा के साथ सी ऑप्शन है। यहां पर हमारा एल्कीन कन्वर्जन नहीं होगा, ये स्ट्रेट चेन में भी कन्वर्ट नहीं होगा और अधिक शाखा में आएगा, जो कि करेक्ट आंसर आपका सी के अंदर है। तो इस तरीके से हमारे पास ये अगले 15 क्वेश्चन का सलूशन था। अगले आगे के 20 क्वेश्चन के लिए नरेंद्र सर आपको अगले सलूशन को लेकर आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी आपने देखा कांचवाला सर ने और राजेश खोदरे सर ने आपको 80 तक के सॉल्यूशंस बताए और मैं नरेंद्र कलोशिया फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। क्वेश्चन नंबर 81 से आज हम सॉल्यूशन देख रहे हैं एंड ये हमारा पेपर फुल लेंथ टेस्ट है, थर्ड। तो कंटिन्यू करते हैं, बाकी सारे इंट्रोडक्शन आपको सर दे चुके हैं। 81 क्वेश्चन को देखें आप, रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। सूची 1 यौगिक को सूची 2 के ऑक्सीकरण अंक के साथ सही सुमेलित कीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको मैच करना है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। दिस इज KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं। दिस इज KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एंड नाइट्रेट इज NO3 माइनस। NO3 माइनस मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। HNO2 है, HNO2 को आप देखो तो HNO2 को आप देखेंगे तो NO2 माइनस आएगा। NO2 माइनस आना मतलब X प्लस -4 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू आ गया +3, दैट इज +3। आप यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पर इधर आप चार्ज निकालेंगे तो -3 और NaN3 आएगा तो -1/3 आएगा, क्योंकि दिस इज NaN3 सोडियम अजाइड। NaN3 तो ये एग्जिस्ट करता है N3 माइनस के फॉर्म में। आपको नाइट्रोजन पे चार्ज निकालना है तो इसको X ले लीजिए, इंटू 3 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू -1/3। तो D जो दिख रहा है उसका A आएगा, मतलब D दिख रहा है, D का आएगा A, और NH4Cl में -3 आ रहा है, मतलब C का आएगा B। चेक करते हैं, D का आएगा A और C का आएगा B। ठीक है, उसके बाद HNO3 +3 आ रहा है तो इसका आ जाएगा D, और आपको KNO3 +5 आ रहा है, इसका आ जाएगा E। तो आ रहा है EDBA, दैट इज फर्स्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको कैलकुलेट करना था ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन रिडॉक्स का है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज सेम। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें सेम है, तो चेक करते हैं अपन। तो Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं तो ये दिख रहा है मुझे K3, यहाँ पे दिख रहा है Fe एंड यहाँ पे आ रहा है मेरे पास CN6। तो अगर मैं Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा यहाँ पर तो +3 आएगा, एंड Fe2O3 देखता हूं तो यहाँ पर भी मुझे +3 ही मिलेगा। मतलब मुझे आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है वो +3 आ रहा है। तो वैसे इसका आंसर जो आएगा वो A ही आएगा। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, अलग हो गया है, यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे +2 हो गया, अलग हो गया, इधर भी अलग ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो A आएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑर्डर बताना है।
तो ये कार्बन का डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट। ट्रिपल बॉन्ड का जो साइज होगा वो सबसे छोटा आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे छोटा, तो अपन यहाँ पे मान लो 4 का साइज सबसे छोटा, सॉरी जो 4 दिख रहा है फोर्थ वाला, इस फोर्थ वाले का जो साइज आएगा वो सबसे छोटा आएगा। उससे बड़ा डबल आएगा, डबल मतलब आपका फर्स्ट वाला, उसके बाद आ जाएगा रेजोनेंस, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड मतलब सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड। सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड, बात समझे, और सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड, तो मेरे पास एक ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज बी वाला। सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, निम्न कौन से लक्षण अल्कीन तथा अल्काइन दोनों द्वारा दर्शाए जाते हैं? दोनों के दोनों जो रिएक्ट करेंगे, तो AgNO3 के विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देना, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी विद AgNO3। भैया AgNO3 के साइड व्हाइट पीपीटी केवल और केवल कौन से वाले अल्काइन देते हैं? टर्मिनल अल्काइन। केवल और केवल कौन से अल्काइन देते हैं? टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके पीपीटी देते हैं। ठीक है, एक्सप्लोड व्हेन मिक्स विद क्लोरीन, ना ये भी नहीं। ठीक है, यहां देखिए डीकलराइज बेयर्स रिएजेंट, बिल्कुल सही है, बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज कर देते हैं। बेयर्स रिएजेंट का मतलब होता है कोल्ड प्लस डाइल्यूट KMNO4। बेयर्स रिएजेंट का मतलब होता है कोल्ड प्लस डाइल्यूट KMNO4, ठंडा KMNO4। और अपने को पता है कि जो KMNO4 होता है उसका डार्क पर्पल कलर होता है। जब ये अल्कीन या अल्काइन के कांटेक्ट में आएगा, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा है, और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं H2 के साथ, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कोल्ड प्लस डाइल्यूट, क्या लिख रहा हूं, KMNO4। इसी को आप कहते हैं कौन सा रिएजेंट? बेयर्स रिएजेंट। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये बन जाएगा आपका CH2OH, और यहाँ क्या बन जाएगा? CH2OH। कौन सा रिएजेंट कहलाता है? बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास वो सी आंसर आएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस रिएक्शन में पूछा है आपसे कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मेजर प्रोडक्ट को आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, C यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे Na के साथ में कौन आ रहा है? प्लस। सबको दिख रहा है? एंड आप आगे देखें यहाँ पे, तो आपको कुछ ये ऐसा नजर आ रहा है, दैट इज CH3, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे CH और ये Cl। ये जो काम कर रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, अपने आप में जो दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इधर आया, और यहाँ से Cl क्या हुआ? बाहर। और जैसे ही बाहर हुआ तो आपको एक बात नजर आएगी यहाँ पे कि CH3 बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा, फिर यहाँ पे आ रहा है आपके पास CH, देन यहाँ पे आ रहा है मिथाइल, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? ये मिथाइल। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप नाम देखें तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 और 5, 4 मिथाइल पेंट टू आइन, 4 मिथाइल पेंट टू आइन। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज बनेगा 4 मिथाइल पेंट टू आइन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHCl3 का रिएक्शन अपन करा रहे हैं, ट्राइक्लोरो दिख रहा है यहाँ पे, इथेन जो दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे, HC, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, फिर यहाँ पे Cl, C, Cl, Cl, फिर यहाँ पे बोलो कौन आया? CH3, है ना। एंड इसका रिएक्शन में जो करा रहा हूँ, इसका रिएक्शन जो मैं करा रहा हूँ वो किससे करा रहा हूँ? Ag के साथ में, Ag के साथ करा रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या होगा ना, यहाँ पे अपन 6 Ag लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? 6 Ag। तो ये यहाँ से ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा 6 AgCl के फॉर्म में। ये पूरा ग्रुप किसके फॉर्म में बाहर हो जाएगा? 6 AgCl के फॉर्म में। और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, HC ट्रिपल बॉन्ड C, और क्या बनेगा? CH3। तो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट बनता हुआ, ये कुछ बन जाएगा आपका HC और ट्रिपल बॉन्ड CH3, है ना। ये दैट इज बी आंसर। क्लियर है? तो अल्काइन बनेगा, सिल्वर जो है यहाँ पे एलिमिनेट करेगा, किसको एलिमिनेट करेगा? क्लोरीन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। 87 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? चेक करते हैं। Fe2O3 अपने आप में ऑक्साइड है मेटल का, तो ये बेस है, और बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ में, बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ में, और इनफैक्ट ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड से पानी मिल रहा है, दैट इज वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड मिलेगा, दैट मींस ये रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब बहुत ज्यादा आपको कुछ इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था और उसने बेस से लिखा,
तो आपको मिला सॉल्ट एंड वाटर, FeCl3 आपको मिला सॉल्ट एंड वाटर, और वाटर इज अ वेरी वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड मिल सकता है आपको। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो NH3 प्लस H2O, NH3 प्लस H2O मतलब NH4OH, NH4OH अपने आप में बेस है और बेस रिएक्ट कर रहा है NaCl से, और यहां मिल रहा है आपको NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वीक बेस रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस दे दे, संभव नहीं है। वीक एसिड रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एसिड दे दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। बात समझे, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके वीक एसिड या वीक बेस दे सकता है, यहां पे ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि NH4OH इज अ वीक बेस और वो स्ट्रॉन्गर दे रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, SnCl2 से मिल रहा है SnCl4, बिल्कुल गलत, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टिन जो होता है उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। +4 से वो कभी भी +2 में नहीं जाएगा, +4 से कभी भी +2 में नहीं जाएगा, वो +2 से +4 में चला जाएगा, +2 से +4 में चला जाएगा, लेकिन बाकी चीज पॉसिबल नहीं है। एंड यहां पे भी आप देखें कि ये जो I- दिख रहा है, यहाँ पे I-, वो I- इसको रिड्यूस करेगा, I- इसको रिड्यूस करके Cu देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये तीनों चीजें पॉसिबल नहीं है, दैट इज आपका केवल और केवल पहला ऑप्शन पॉसिबल है कि रिएक्शन केवल कौन सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जहां पे Fe2O3 और HCl रिएक्ट करके FeCl2 और क्या दे रहा है, H2O, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करके वीक एसिड दे रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, चलो ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट या जल का आयनिक गुणनफल। तो पानी को अगर अपन देखें तो पानी को ब्रेक करें तो ये लेट से मैंने ऐसा बनाया H+ और क्या बनाया OH-। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा मैंने आयोनाइजेशन कांस्टेंट इक्वल टू H+ OH- अपॉन में क्या लिखते हैं H2O। मुझे पता है K मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट है और H2O मतलब कौन है, वाटर है, तो K का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं वाटर के साथ, और ये दोनों से मिलकर बन रहा है H+। क्यों? क्योंकि वाटर अपने आप में इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग क्या होता है, कांस्टेंट, तो K का मल्टीप्लाई H2O से कर रहे हैं तो ये बन जाएगा KW, और KW बराबर बन जाएगा H+ और क्या बन जाएगा OH-। तो KW जो आ रहा है, वो जो KW आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, आप देखो ध्यान से, दो चीजें हैं। एक तो KW आ रहा है अपने पास में K इंटू H2O, एक तो KW आ रहा है K इंटू क्या चीज H2O। मेरी बात समझ में आई? मतलब जल का वियोजन स्थिरांक इंटू H2O, जल का वियोजन स्थिरांक इंटू H2O। क्लियर है? तो ये आपका कौन सा आंसर आया, ए आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन 89। एक द्रव की 500 केल्विन तथा 1 ATM दाब पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है 10 किलो कैलोरी प्रति मोल। आपको बोला द्रव के 3 मोल को समान दाब एवं दाब पर आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है 10 किलो कैलोरी पर मोल, आपसे 3 मोल का पूछा है ना, तो आप ऐसा लिख लो ना, ए लिक्विड 3 मोल, तो 3 ए, यहां पे क्या ले लिया मैंने, गैस। मेरी बात सबको समझ में आई? लेकिन ये जो मोल्स आ रहे हैं वो 3 आएंगे, क्योंकि आपको स्पेसिफाई करके दे दिया 3 मोल्स। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला लगाओ कि डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल NG RT, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल NG क्या लगाओ RT। अब डेल्टा H का वैल्यू दे रखा है मेरे को, है ना, लेटेंट हीट कितना दे रखा है 10, तो 10 का मल्टीप्लाई मुझे 3 में करना पड़ेगा। यहाँ पे डेल्टा U प्लस 3 इंटू R मतलब 2 और इंटू T मतलब कितना केल्विन, 500 केल्विन। डेल NG को 3 क्यों लिया, बोले सर डेल NG तो 0 आ रहा है, डेल NG यहाँ इक्वेशन में 0, लेकिन आपको स्पेसिफिकली दे रखा है कि 3 मोल्स ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करा है गैस में, तो ये बना आपका 30, है ना, 30। ये जो बना ये क्या बना आपका, किलो कैलोरी में आया है मेरे ख्याल में, यहाँ पे यूनिट क्या दे रखी है, हाँ दैट इज किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, तो 30 किलो कैलोरी आया। डेल्टा U बराबर आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1000 अपॉन 1000 कैलोरी को, क्योंकि R जो है यहाँ पे मैंने R जो रखा है वो रखा है मैंने 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, R की जो वैल्यू रखी है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा, तो डेल्टा U बराबर बोलो कितना आ जाएगा 27 किलो कैलोरी। डेल्टा U बराबर कितना आ जाएगा 27 किलो कैलोरी। क्लियर? तो 89 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। 30 क्वेश्चन देखें, तो 30 क्वेश्चन को आप देखें तो अगेन थर्मोडायनेमिक्स का वेरी सिंपल क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है आपको, C2H5OH आ रहा है, C2H5OH ये लिक्विड है, ये 3O2 यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये गैस, और दोनों से मिलकर 2CO2 क्या मिल रहा है, गैस, और 3H2O क्या है, लिक्विड।
तो सबसे पहले यहाँ पे अपन डेल एनजी निकाल लो, डेल एनजी निकालो, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो लिक्विड इसको हटाएंगे, फिर लिक्विड इसको भी हटाएंगे, तो डेल एनजी की वैल्यू 3 2 -3 दैट इज इक्वल टू कितना, -1। तो -1 है तो अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू -1 RT, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू -1 RT। क्लियर? तो 90 तक के क्वेश्चन क्लियर। 91 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन कहता है C6H6 प्लस A, और ये देख रहा है आपको बेंजामाइड, है ना। अपन इक्वेशन लिख के देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है C6H6A प्लस A का रिएक्शन कराया, और ये लुइस एसिड है, बेसिकली एनहाइड्रस होता है ना, एनहाइड्रस AlCl3 होता है, और ये लुइस एसिड है, ठीक है। और आपसे जो प्रोडक्ट बोला है वो बेंजामाइड बोला है। तो बेंजामाइड कुछ ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड और बोलो क्या लिखते हैं अपन, NH2, दिख रहा है। आपसे बोला क्या लिया जाए, तो बेसिकली एक टाइप का ये असाइलेशन टाइप का रिएक्शन है। किस टाइप का रिएक्शन है? असाइलेशन। और आपको यहाँ पे CONH2 चाहिए ना, तो अपन एक काम करो ना, इसका रिएक्शन इससे करा दो, C डबल बॉन्ड CONH2, बोलो ये जाए यहाँ से, ये आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। तो मान लो अगर यहाँ अटैक कर रहा है तो ये H निकलेगा, तो यहाँ से HCl बाहर, HCl बाहर बन के ये प्रोडक्ट बनेगा। ये एक टाइप का असाइलेशन ही है, लेकिन यहाँ पे असाइल हलाइड की जगह अपन ने यूज किया है ClCONH2। क्लियर मेरी बात? चलो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ClCONH2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन अपने पास में, निम्न यौगिक में से इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन के प्रति क्रियाशीलता का घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो प्लस M जो होगा या प्लस I जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ESR आएगा, माइनस M जो होगा, माइनस I जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या आएगा, ESR। प्लस M या प्लस I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ESR, और माइनस M या माइनस I जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो क्या होगा, ESR। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप देखें तो CF3 जो होता है ये वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस I इफेक्ट क्रिएट करता है, और माइनस I इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्गर रहेगा तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ले जाएगा ना, और रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ले जाना तो रिएक्टिविटी कम हो जाना। ESR में रिएक्टिविटी कब बढ़ता है? जब रिंग पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हो। रिंग पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ये CF3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर ले रहा है, खींच ले रहा है। OCH3 प्लस M इफेक्ट दिखाता है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा, और ये दिखाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सीधी सी बात करूं तो ये ERG ग्रुप होगा, ERG मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये हो गया ERG, और ये हो गया EWG, EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो रिएक्टिविटी को घटा देगा, तो सबसे कम रिएक्टिविटी आएगी फोर्थ की, सबसे कम रिएक्टिविटी आएगी फोर्थ की, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आएगी थर्ड की, थर्ड के बाद रिएक्टिविटी आएगी आपकी फर्स्ट की, और फर्स्ट के बाद क्या आएगी, सेकंड। तो 3124 आंसर आएगा इसका, 3124। तो 3124 मतलब कौन सा आंसर है, बी आंसर 3124। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन चुनिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर H प्लस को लिखते हैं y इंटू 10 की पावर -x, तो pH कैसे लिखेंगे? तो भाई pH का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे तो आप इतना बता दो। pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये होता है ना। तो pH बराबर अगर माइनस लॉग ऑफ H प्लस है तो माइनस लॉग ऑफ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, y इंटू 10 की पावर -x। तो ये बन जाएगा आपका, है ना, माइनस साइन बाहर रहने दीजिए, लॉग y और -x लॉग 10। अब log 10 तो 1 हो जाएगा, ये गया तो ये आ जाएगा x प्लस लॉग y, x प्लस लॉग कितना है y, सॉरी x माइनस लॉग y आएगा। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा, लॉग y। तो ये पहला तो हो गया, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़े, अगर H प्लस को ऐसा लिखा जाए, H प्लस को इस तरीके से लिखा जाए, तो अब pH का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो H प्लस की वैल्यू अपन यहां लिख लेंगे 1/y इंटू 10 की पावर -x, बोलो, है ना। तो इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस साइन रहना दो तुम, लॉग ऑफ ये लिखा मैंने 1/y, बोलो आया, और ये आ गया -x लॉग ऑफ 10, लॉग 10 की वैल्यू गई, लॉग 10 का वैल्यू गया,
log 10 का वैल्यू गया, तो मैं इस साइड सॉल्व कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना उस इक्वेशन को। तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस बाहर log 1 माइनस log ऑफ y, है ना, और माइनस x। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। log m बाय n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस n। अब log 1 गया 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया log y प्लस x, log y प्लस x, log y प्लस x, मतलब ये भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद pH ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 14 प्लस log h, pH ऑफ सोल्यूशन, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। pH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है, 14। तो pH की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस POH, है ना, और POH की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस log ऑफ OH माइनस, तो बन गया ना, माइनस माइनस प्लस आ गया ना, तो बिल्कुल सही है। सारे ही इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, मतलब इसका आंसर लास्ट वाला आएगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। सभी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, 94 की तरफ में। H2O से H3O प्लस और OH दिख रहा है। जल की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH लगभग 7 होता है, तो 37 डिग्री पे कितना होगा। पानी का pH जो है, या एट 25 डिग्री pH ऑफ प्योर वाटर इज 7, सो 37 पे कितना होगा। देखो बात को ध्यान से सुनना, जो KW होता है उसको लिखते हैं अपन H प्लस और OH माइनस, ठीक है, जरा समझने आया कहां से। और 25 डिग्री पर KW का वैल्यू होता है 10 की पावर माइनस 14, और 90 डिग्री पर KW का वैल्यू होता है 10 की पावर माइनस 12। बात समझे। तो अगर मैं यहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालूं, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 आएगा, और मैं यहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो 10 की पावर माइनस 6m आएगा। इससे मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर को अगर तुमने इंक्रीज करा तो KW का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज, तो pH का जो स्केल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आप देखो ना, 25 डिग्री पे KW का वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 होता है, और 90 डिग्री पे 10 की पावर माइनस 12 होता है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट पहले 7 रहा होगा अब वो 6 आ गया। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो न्यूट्रल पॉइंट पीछे खसकते जाएगा। जो न्यूट्रल पॉइंट पहले 7 हुआ करता था वो 90 डिग्री पर 6 की तरफ आ गया, लेकिन यहां 90 नहीं बोला, यहां पे बोला है 37 डिग्री, पर टेम्परेचर तो ज्यादा ही है ना, तो 7 से कम आएगा। न्यूट्रल पॉइंट जब भी आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 7 से हमेशा क्या आएगा, कम। न्यूट्रल पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 होता है। क्लियर मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घटते हुए आयनन एंथैल्पी का क्रम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने एक बहुत अच्छा गाना सिखाया था, IE2 का मैंने बहुत एक अच्छा गाना सिखाया था। स्कूटी वाली मैडम ने फिर कार को जिंक निकल कॉपर से बनवाया, ठीक है। IE2 का ऑर्डर है, डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है कि स्कूटी वाली मैडम ने फिर कार को जिंक निकल कॉपर से बनवाया। स्कूटी वाली मैडम ने फिर कार को जिंक निकल कॉपर से बनवाया। तो आप देख लो जरा ऑर्डर की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अपने पास कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं। एक तो मैंगनीज दिया हुआ है, एक मुझे मैंगनीज दिया है, मैंगनीज के बाद मुझे क्रोमियम दिया है, ठीक है। मैंगनीज के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मुझे दिया टाइटेनियम, और टाइटेनियम के बाद मुझे दिया है वेनेडियम। तो ऑर्डर क्या आ रहा है, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैंगनीज, और सबसे ज्यादा बोलो कौन, क्रोमियम, ठीक है। टाइटेनियम सबसे कम और क्रोमियम सबसे ज्यादा, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो सी आंसर आएगा, क्रोमियम, मैंगनीज, वेनेडियम और टाइटेनियम, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, स्कूटी वाली मैडम ने फिर कार को जिंक निकल कॉपर से बनवाया। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Na+ की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान यदि क्या होगा, यदि Na की IE, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। देखो एक बात ख्याल रखो कि मान लो अगर ये X दिया है और इस X को तुमने बना दिया X+, है ना, तो इसको बोलेंगे IE। IE मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, और इसका जो रिवर्स होता है उसको बोलते हैं ΔHEG, उसको बोलेंगे ΔHEG। मतलब एक तरफ तो IE आ रहा है और एक तरफ कौन आ रहा है, ΔHEG। IE का मतलब कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और ΔHEG का मतलब बोलो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
एंड मॉड ऑफ आई जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है मॉड ऑफ डेल एच ई जी। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी उतना ही एनर्जी रिलीज होगा जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो मॉड ऑफ आई किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ डेल एच ई जी। अब इन्होंने क्या बोला है कि Na प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Na प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Na प्लस का डेल एच ई जी, Na प्लस का डेल एच ई जी, बात समझे? निकालना है आपको, ठीक है। यदि उसका आई मतलब ये वाला वैल्यू आई का जो वैल्यू है, आई का जो वैल्यू है वो 5.1 है, आई का वैल्यू 5.1 ईवी है, पॉजिटिव साइन के साथ है, तो डेल एच ई जी हो जाएगा -5.1 मतलब नेगेटिव साइन के साथ। बात समझे? अगर आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव है तो डेल एच ई जी हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको यहां बताया कि आई का वैल्यू हमेशा किसके बराबर? डेल एच ई जी के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां जो प्लस 5.1 आ रहा था उसका आंसर माइनस कितना आ जाएगा? 5.1 ईवी। क्लियर? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। कौन से कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं? कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलराइजिंग पावर, है ना। और पोलराइजिंग पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, एंड साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। ये हम पढ़े थे एक रूल में, दैट इज नोन एज कौन सा रूल? फेजांस रूल। ये एक रूल में पढ़े, दैट इज नोन एज कौन सा रूल? फेजांस रूल। अब आपके पास तीन चीजें दिख रही हैं, BeCl2 दिख रहा है, LiCl और क्या दिख रहा है? NaCl। तो अपन एलिमेंट्स देख लेते ना, यहाँ पे Li प्लस, यहाँ पे Be2 प्लस, फिर यहाँ पे Na प्लस। सबसे छोटा कौन? बेरिलियम। जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा, तो BeCl2 का कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर LiCl, और फिर सबसे कम कोवैलेंट कैरेक्टर किसका? NaCl। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी। BeCl2 का जो आएगा सबसे ज्यादा आएगा कोवैलेंट कैरेक्टर और NaCl का सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय विलयन में आयनिक गतिशीलता, सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी की बात करें तो हमेशा ध्यान रखो साइज ऑफ कैटायन इन गैसियस फेज, साइज ऑफ कैटायन इन कौन सा फेज? गैसियस फेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता हाइड्रेशन का, हाइड्रेशन का, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रेटेड रेडियाई के, हाइड्रेटेड रेडियाई। मतलब कि आयन जितना छोटा है गैसियस फेज में, जितना छोटा रहेगा, उसको तुमने पानी में डाला, उसके आसपास पूरे वाटर के पार्टिकल्स आए, वाटर के पार्टिकल्स आए तो ज्यादा हाइड्रेशन हुआ, तो भारी हो गया ना, तो भाग नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखो जब Li प्लस की बात करता हूं मैं, तो Li प्लस से बड़ा होता है Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस। कौन से फेज में? गैसियस। लेकिन जैसे ही एक्वस में डालोगे तो उल्टा हो जाएगा, Li प्लस एक्वस, और इस तरीके से चलते चलते Cs प्लस एक्वस सबसे छोटा। मतलब Cs प्लस हल्का है, Cs प्लस हल्का तो तेज भागेगा, Cs प्लस छोटा है तेज भागेगा। Li प्लस पानी पी पी के खूब मोटा हो गया है, Li प्लस पानी पी पी के खूब मोटा हो गया, पहलवान हो गया है, एकदम चौड़ा हो गया है, तो दौड़ नहीं पाएगा, तो आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? कम हो जाएगी। तो सीजियम की आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा आ जाएगी, और उसके बाद फिर Rb प्लस, फिर K प्लस और Na प्लस, यानी Cs प्लस की आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन। ईस्टर, ईस्टर का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OR, है ना, पानी से रिएक्शन, बेसिक मीडियम, ठीक है, क्या बन रहा है ये? RC डबल बॉन्ड OR प्लस ROH, है ना, या NaOH भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है इज अ फर्स्ट ऑर्डर विद मॉलिक्यूलरिटी 1, सेकंड ऑर्डर विद मॉलिक्यूलरिटी 2, फर्स्ट ऑर्डर विद मॉलिक्यूलरिटी 2। एक्चुअल में ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये जो रिएक्शन दिख रहा है ना, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, ईस्टर का जल अपघटन, ये सूडो ऑर्डर होता है। देखकर लगता है सेकंड ऑर्डर, क्योंकि बोले सर यहाँ पे दो स्पीशीज रिएक्ट कर रहे हैं, देखकर लगता है सेकंड ऑर्डर, लेकिन एक्चुअल में रहता है ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, और उसका मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है। मॉलिक्यूलरिटी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर क्या रहता है?
फर्स्ट रहता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन, तो वेरी सिंपल, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद मॉलिक्युलैरिटी 2। क्लियर है? एक ऐसा ही हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज भी होता है, वो भी। तो एस्टरिफिकेशन जो है या हाइड्रोलिसिस है वो एक टाइप का सूडो ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी 2। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ऑर्डर। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इन सम केसेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी सेम एज दैट ऑफ मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में पूरी हो जाए। बात समझे? दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक सरल अभिक्रिया, एक जटिल अभिक्रिया। एलिमेंट्री रिएक्शन, सरल अभिक्रिया, उसमें मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर सेम आ सकता है। बात समझे? तो कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलैरिटी सेम हो सकता है, सब में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सही आंसर जो आएगा वो बी आएगा। एंड इसी के साथ बच्चों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले टेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच।